अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल डक फार्मिंग। बदलापुर नाम के गांव में एक नदी थी जिसमें ढेर सारे बत्तख रहते थे। इस वजह से सारे गांव वाले उस नदी में बत्तख पकड़कर उसे बेचते थे। लेकिन बत्तख फार्मिंग के लिए हर महीने बोली लगती थी, जहां सारे गांव वाले मिलकर पैसे लगाते और बत्तख फार्मिंग करते। गांव में यादव नाम का एक गुंडा रहता था जो गांव वालों से जबरन उनके कमाई का हिस्सा ऐंठता था, जिस वजह से गांव वाले भी काफी परेशान थे। एक दिन यादव एक दुकान वाले से झगड़ा करके पैसे मांग रहा था। तभी वहां प्रवीण नाम का लड़का आता है। अरे अरे, तुम ऐसे जबरदस्ती पैसे क्यों मांग रहे हो? अबे ओए, जबरदस्ती करके पैसे नहीं मांगू तो क्या प्यार से मांगू? फिर कल बोलोगे शादी भी कर लो। अबे जा, मुझसे मत उलझ, चुपचाप अपना काम कर। यादव के ऐसा कहते ही उसके सारे साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब प्रवीण उनसे झगड़ा करने लगता है और यादव को मारते हुए उसे पुलिस के हवाले करता है। तब यादव, अबे प्रवीण नाम है ना तेरा, मुझे बाहर निकलने दे, फिर देख मैं तेरा क्या करता हूँ। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। यादव भी अब बाहर आ चुका था। बाहर आते ही यादव प्रवीण को ढूंढने लगता है। तब वो देखता है कि गांव में प्रवीण नदी से बत्तख पकड़कर शाम को अपना होटल लगाकर बत्तख की सब्जी बेचता था। उसका ये होटल भी खूब चलता, जिसे देख यादव और भी जलने लगता है। वो सोचता है, इस प्रवीण का धंधा तो मैं बंद करा के रहूंगा, इसे रोड पे लेके आऊंगा मैं। कुछ ही दिनों में हर महीने की तरह नदी के बत्तखों की बोली लगने वाली थी और जिसे भी लाइसेंस चाहिए रहता था वो बोली में शामिल होता था। लेकिन यादव उस दिन अपने चालाकी से प्रवीण को अपने गुंडों से कहकर उसी के घर में कैद करके रखता है, जिस वजह से प्रवीण उस महीने की बोली में शामिल नहीं हो पाता और उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है। अरे यादव, तूने ये क्या किया? अब मैं कैसे बत्तख पकड़ूंगा और क्या बेचूंगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सोच सोचकर प्रवीण परेशान हो जाता है और नदी किनारे आकर बत्तखों को देखता रहता है कि तभी वो कई सारे बत्तखों को नदी के अंदर जाते हुए देखता है। ये देख वो सोचता है, अरे ये सारे बत्तख ठीक वहीं से पानी के अंदर कहाँ जा रहे हैं? ऐसा तो बत्तख कभी नहीं करते, कुछ तो बात है वहां पे, जाकर देखता हूं मैं अंदर। ये सोचकर प्रवीण भी नदी में कूदकर उस जगह से अंदर जाता है। जैसे ही वो पानी के अंदर पहुंचता है उसे एक टनल दिखाई देती है जहां सारे बत्तख जाकर आराम कर रहे थे। ये देख प्रवीण को एक आइडिया आता है। वो नदी से बाहर आता है और अपने घर में जाकर अपने ही आंगन को देखता रहता है। अगर मैं अपने घर से टनल खोदकर नदी के उस टनल से उसे जोड़ दूं तो मैं भी बत्तख पकड़ सकता हूँ और मुझे कोई कुछ कहेगा भी नहीं। ये सोचकर प्रवीण अपने घर के आंगन से टनल खोदने लगता है। शाम तक वो खोदते हुए नदी के टनल तक पहुंच ही जाता है। अब देखते ही देखते नदी के टनल से उसके घर तक की टनल में बत्तख आने लगते हैं। वो ऊपर में एक टैंक बना लेता है, जिस वजह से उस टैंक में भी बत्तख आने लगते हैं, जिन्हें प्रवीण बड़े ही आराम से घर से ही पकड़कर उनकी सब्जी अपने होटल में बेचने लगता है। लेकिन ये देख यादव बड़ा चिढ़ जाता है। अरे इस प्रवीण ने अपने ही घर में बत्तख की फार्मिंग शुरू कर दी क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई तो बात है। तब यादव गांव के पंचायत में प्रवीण की शिकायत करता है कि प्रवीण को बत्तख पकड़ने से रोका जाए। तब गांव के सरपंच और कमेटी वाले प्रवीण के घर आते हैं। तब सरपंच कहता है, अरे सुनो प्रवीण, तुम्हारा फार्मिंग का लाइसेंस कैंसिल होने की वजह से तुम नदी से बत्तख नहीं पकड़ सकते। लेकिन सरपंच जी, मैंने नदी से तो कोई बत्तख नहीं पकड़े, इन्हें तो मैंने अपने घर में फार्मिंग करना शुरू कर दिया है, वो देखिए। प्रवीण सारे गांव वालों को अपने घर के आंगन में बने पानी की टंकी दिखाता है, लेकिन लोग सिर्फ टंकी देखते हैं, उसके नीचे जुड़ी हुई टनल नहीं, जिस वजह से सरपंच भी कुछ नहीं कर पाते और ना यादव। लेकिन इस वजह से यादव बड़े ही गुस्से में आता है और वो कुछ करने की प्लानिंग शुरू कर देता है। वो प्रवीण पर नजर रखने लगता है। प्रवीण, तेरा ये चक्कर तो मैं सबके सामने लाके रख दूंगा, तुझे बर्बाद करना ही अब मेरा काम है। इस तरह नजर रखते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं कि एक दिन अचानक प्रवीण की टैंक में पानी आता ही नहीं, जिसे देख वो कहता है, अरे ये क्या हो गया? आज पानी क्यों नहीं आ रहा है टैंक तक? बत्तख भी नहीं आ रहे, नदी में जाकर देखना पड़ेगा।
ये सोच प्रवीण नदी से अंदर टनल तक जाता है और तब वो देखता है कि कुछ कचरा नदी और उसके घर के टनल के बीच फंसा हुआ है और इस वजह से पानी घर के टनल से टैंक तक नहीं आ रहा था। प्रवीण जल्द ही उस कचरे को निकाल कर फेंक देता है और अपने घर वापस आता है, लेकिन यादव प्रवीण के जाने के बाद नदी के अंदर जाकर देखता है। तब उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही गांव वाले यादव को पकड़ लेते हैं और उसे खूब पीटते हैं। तब प्रवीण कहता है, अरे सुन यादव, मैं इस गांव में सालों से रहता हूँ, तुझे क्या लगा ये सब मैंने छुप कर किया? अरे इसमें तो मेरे साथ गांव के सरपंच भी है और ये लोग भी। अब बेटा तुझे इस गांव में रहना है तो शांति से रहना, वरना आज तो सिर्फ मारा है, लेकिन कल मार भी सकता हूँ मैं। इस तरह गांव वाले और प्रवीण को देख के यादव डर जाता है, लेकिन प्रवीण को गांव वालों का साथ मिलता है और वो अगली बार ईमानदारी से बोली लगाकर टनल से ही बत्तख की फार्मिंग करने लगता है। अंडरग्राउंड बकरी थीफ। सुंदर एक चोर था। उसकी चोरी करने की आदत से गांव वाले परेशान हो गए थे, इसलिए एक दिन सब मिलकर सुंदर को मार मार कर उस गांव से भगा देते हैं। तब सुंदर एक नए गांव में जाता है जहां उसे कोई नहीं पहचानता था। सुंदर उस गांव में घूमता है, तभी उसके ध्यान में आता है, अरे इस गांव से ज्यादातर घरों में बकरियां पाली जा रही है। इन बकरियों को देखकर मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, पर अब मैं कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा और ना ही ये गांव छोड़कर कहीं और जाऊंगा। तब सुंदर अपना प्लान कामयाब करने के लिए और किसी को उस पर शक ना हो, इसलिए वो गांव के सरपंच के पास जाता है और उन्हें अपनी झूठी कहानी बताने लगता है। सरपंच जी, मैं एक अनाथ लड़का हूँ। जमींदार ने मेरा घर मुझसे हड़प लिया, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। सरपंच जी, मैं इस गांव में रहकर रोजी रोटी कमाकर अपना गुजर बसर करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे अनाथ गरीब पर दया करे। तब सुंदर बोलते बोलते झूठे आंसू भी निकालता है। उसकी झूठी कहानी पर सरपंच विश्वास करते हैं और उसे गांव में रहने की इजाजत देते हैं। सुंदर एक किराए के घर में रहने लगता है। वो आसपास पड़ोस वालों के साथ अच्छा बर्ताव करके उनका भी मन जीत लेता है। तभी एक दिन रात में सुंदर गांव से कुछ बकरियां चुरा कर लाता है और उन्हें घर के आंगन के अंडरग्राउंड में छुपा कर रखता है। दूसरे दिन गांव वाले बकरियां चोरी होने की वजह से परेशान हो जाते हैं। अरे मेरी 2 बकरियां गायब है, मैं तो आज उन्हें बेचने वाला था, ये क्या हो गया? अब मुझे पैसों की जरूरत है। अरे हाँ भाई, मेरी भी बकरी गायब है, लगता है कोई बकरी चोर घुस आया है गांव में। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां सुंदर आता है और वो कहता है, अरे तुम सब अपनी अपनी बकरियों का ख्याल नहीं रखते हो। मैंने सुना है पास के जंगल में 2-4 शेर घूम रहे हैं, लगता है उन्होंने बकरियों का शिकार किया होगा। सुंदर खुद चोरी करके इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने लगता है और लोगों का सोचने का तरीका भी बदल देता है। सुंदर की बात सुनकर उन्हें भी लगता है कि सच में शेर ही बकरियां उठाकर ले गया होगा, इसलिए ना ही वो कोई कंप्लेंट करते हैं और ना ही बकरियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद गांव वाले इस बात को भूल जाते हैं कि उनकी बकरियां गायब हुई थी, लेकिन तब सुंदर सोचता है, चलो अब अपना काम शुरू करने का वक्त आ गया है। अब कल से मेरा खुद का मटन शॉप शुरू होगा। चोरी किए हुए बकरियों का मांस बेचकर ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा और किसी को भी मुझ पर शक भी नहीं होगा। सुंदर ऐसा सोचकर दूसरे दिन से अपना मटन शॉप शुरू करता है। वो अंडरग्राउंड से जितना मांस चाहिए रहता उतना ही बाहर लेकर आकर बेचने लगता है। अब धीरे धीरे सुंदर का व्यापार अच्छे से चलने लगता है, पर उसकी चुराई हुई बकरियां कम हो गई थी। कल के लिए तो उसके पास कोई बकरी नहीं थी। तब वो सोचता है, अरे मेरे ध्यान में ही नहीं रहा कि बकरियां तो कम हो रही है। अब कल के लिए मुझे और बकरियां चुरानी होगी, वरना मांस कहां से बेचूंगा और पैसे कहां से कमाऊंगा। तब उसी रात फिर से सुंदर गांव के घर घर से बकरियां चुराता है और उन्हें अंडरग्राउंड में छुपाता है। दूसरे दिन गांव वाले बकरियां गायब देखकर यही सोचते हैं कि वो फिर से शेर जंगल से आ गया होगा और वही बकरी उठाकर ले गया होगा। इधर सुंदर भी खुशी से अपना दुकान शुरू करता है कि तभी वहां गांव का बादल नाम का आदमी आता है और वो कहता है, अरे सुंदर,
कल मैंने मटन के लिए तुम्हें पूछा तो तुमने कहा कि मटन नहीं है, फिर आज ये अचानक मटन कहाँ से ले आया? वैसे तुम्हारी बकरियां भी कहीं नहीं दिखाई देती, कहाँ रहती है वो? कहाँ रखते हो उसे? अरे तुमसे क्या मतलब है? मैं उन बकरियों को कहीं पे भी रखूं, जमीन में गाड़ के रखूं या आसमान में छुपा के रखूं, तुम्हें उससे क्या? मटन चाहिए तो बोलो। वैसे मेरी बकरियां घास चरने गई है जंगल में, आया बड़ा। तभी बादल को म्या म्या की आवाज सुनाई देती है, पर उसे कहीं भी बकरियां आसपास दिखाई नहीं देती। तब जाके उसे सुंदर पर शक होता है। वो घर जाता है और सोचता है, जरूर दाल में कुछ काला है। सुंदर के पास बकरियां तो नहीं रहती, पर फिर भी वो मटन बेचता है। शेर के डर से गांव वाले भी जंगल जाना भूल गए, और ये सुंदर है कि अपनी बकरियों को जंगल चरने के लिए भेज रहा है। लगता है ये शेर इस सुंदर का बनाया हुआ कोई ड्रामा है। अब तो मुझे सच्चाई पता करनी ही होगी। तब बादल चुपके से सुंदर पर नजर रखने लगता है। एक रात बादल सुंदर को बकरी को चुराते हुए देख ही लेता है। इतना ही नहीं, बल्कि उसका पीछा करते हुए वो सुंदर को अंडरग्राउंड में जाते हुए भी देख लेता है। तब जाकर बादल को सुंदर की असलियत का पता चल जाता है। अच्छा बच्चू, तो ये बात है। अब देखना सुंदर, कैसे मैं तुम्हारे ड्रामे में तुम्हें ही फंसा देता हूँ। दूसरे दिन सवेरे सवेरे बादल शेर शेर कहते हुए सुंदर के घर के पास आता है। सुंदर डर के मारे घर के बाहर आता है। बादल के साथ गांव के लोग भी रहते हैं। तब उन सबको देखकर बादल कहता है, अरे सुंदर, अभी अभी मैंने शेर को तुम्हारे घर के पास आते हुए देखा है। एक बार तुम भी अपने बकरियों को देख लो, नहीं तो वो शेर सबको उठाकर लेके जाएगा या किसी को घायल कर देगा। क्या? यहाँ शेर आया? अरे बाप रे, मेरी बकरियां! चलो, इसके पहले कि वो मेरी बकरियों को मारे, हम शेर का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तब सुंदर डर के मारे ये भूल जाता है कि उसकी बकरियां तो अंडरग्राउंड में है और वहां शेर नहीं जा सकता। सुंदर हड़बड़ाहट में बादल के जाल में फंसी जाता है। वो जल्दबाजी में अंडरग्राउंड का दरवाजा खोल देता है और सबको लेकर अंडरग्राउंड जाता है। अरे बादल, यहाँ तो कोई शेर नहीं है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अरे मैंने कब कहा कि शेर अंडरग्राउंड आया है? अरे असल में तो शेर है ही नहीं। मुझे तुम पर उसी दिन शक हो गया था, इसलिए मैं तुम पर नजर रख रहा था और तुम्हारा सारा कारनामा अपनी आंखों से देखा। पर मैं तुम्हें सबके सामने लाना चाहता था, इसलिए यह शेर का बहाना किया, समझे? वैसे सरपंच जी, ये कोई अनाथ नहीं है, ये तो एक नामी चोर है, नामी चोर। मैंने इसके गांव जाकर इसकी सारी जानकारी हासिल की कि कैसे गांव वालों ने इसे मार मार कर उस गांव से बाहर हकाल दिया था। यह सब सुनकर गांव वालों को सुंदर के असलियत पता चल जाती है। गांव वाले अपनी अम्मी बकरियों को पहचान कर घर ले जाते हैं, पर सुंदर के इस झूठ के लिए और उसके चोरी के लिए सरपंच उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। सुंदर को उसके किए की सजा मिलती है और उस दिन के बाद से गांव वाले भी खुशी से रहने लगते हैं।